Hello student, today we will discuss on antacid. एंटासिड आपके इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटासिड क्या होते हैं और आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एंटासिड की, एंड इसका क्लासिफिकेशन यानी कितने टाइप के होते हैं एंटासिड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंटासिड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके उस टाइप क्या होते हैं, कितने भागों में एंटासिड को बांटा गया है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपके ट्रैक्ट में जो एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस या जो भी ड्रग हम यूज़ करते हैं उसे हम एंटासिड कहते हैं। आजकल का जो खान पान है, जिस तरीके का हमारा भोजन है, जिस तरीके से हम अपना फूड फास्ट फूड और ये सब चीज़ें लेते हैं, तो आजकल गैस की समस्या है, गैस्ट्रिटाइटिस या पेट में तेज़ाब बनने की जो समस्या है, एसिड बनने की जो समस्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एंटासिड का यूज़ जो है वो भी इसी के साथ बढ़ गया है। तो बेसिकली एंटासिड जो होते हैं वो तभी यूज़ होते हैं जब हमारे स्टमक में एसिड बन जाता है, और एसिड बनने के पीछे वजह यही होती है कि कुछ ऐसा कार्बोनेटिव फूड होता है जिसमें ज़्यादा ऑयली फूड होता है, ज़्यादा मसालेदार फूड होता है। तो उस तरीके के खाने को जब हम खाते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड बनने लगता है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फूड की वजह से ही एसिड बन रहा हो तो हम इसको यूज़ करें, और भी बहुत सी वजहें होती हैं जिसकी वजह से एसिड बन रहा होता है, जैसे अल्सर हो जाता है, तो भी उसमें भी हम एंटासिड का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इसका एग्जांपल दिया गया है। इसके अलावा भी जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ये सब भी इसके एग्जांपल हैं। तो एंटासिड वो एजेंट होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटासिड की बात करें तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए, फाइन पार्टिकल साइज जितना फाइन होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा होगा, शुड नॉट बी एब्जॉर्बल, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसको देने से इंडिविजुअल या पेशेंट के अंदर कब्ज हो, और शुड नॉट बी एक्ट एज अ लेग्जेटिव, और ये लेग्जेटिव की तरह भी वर्क नहीं करना चाहिए कि मतलब स्टमक में स्टूल की समस्या हो जाए, बार बार स्टूल आने लगे। शुड एक्सर्ट इफेक्ट रैपिडली, इसका जो एक्शन होना चाहिए ये बहुत ही फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड जब बनता है तो एसिड की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो जैसे ही हमने एंटासिड दिया तो तुरंत रैपिड एक्शन होना चाहिए इसका। शुड नॉट कॉज सिस्टमिक एल्कलॉसिस, अब ये एसिड को तो न्यूट्रलाइज कर रहा है, क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है और एसिड को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी बेस में ही होती है। तो इसका मतलब कि ये एक बेस है, कौन, एंटासिड। तो जब हम इसको देंगे तो ऐसा ना हो कि वो सिस्टमिक एल्कलॉसिस कर दे, मतलब एसिड को ख़त्म करके और बेस की मात्रा शरीर में बढ़ा दे, जिस जो जो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि हमारे जो ब्लड का पीएच होता है या बॉडी का एक तरह से पीएच मान ले तो 7.34 होता है, और स्लाइटली आपका बेसिक होता है, मगर ज़्यादा बेसिक हो गया तो ये हमारे शरीर में और भी बहुत सारे प्रोसेसेस को रोक देगा, तो मतलब ये दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए इसे सिस्टमिक एल्कलॉसिस नहीं करना चाहिए। शुड इफेक्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बार बार इसको न दिया जाए, कोशिश ये हो कि जितना हो सके एक बार एक डोज में ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबा फ़ायदा उठाया जा सके। शुड नॉट कॉजेज एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज, ऐसा ना हो कि जब ये स्टमक में जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाए, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसेस को इवोल्यूशन करने लगे, जिसकी वजह से और भी दिक्कत बढ़ सकती है। प्रोबेबली इनहिबिट पेप्सिन जो कि एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, तो उसको इनहिबिट करे। ईजिली अवेलेबल, इस तरीके का आपका एंटासिड होना चाहिए कि जो ईजिली अवेलेबल होगा, ईजिली अवेलेबल होगा तो हर कोई इसको अफोर्ड कर पाएगा। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। नॉट कॉज एनी साइड इफ़ेक्ट, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। शुड बी स्टेबल, और ये स्टेबल होना चाहिए, मतलब जल्दी डिग्रेड ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये हमको बेनिफिट दे सके। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, एक आइडियल एंटासिड के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, लेकिन
मोस्टली ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसी एंटासिड में अभी तक पाई नहीं गई हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जिस एंटासिड में पाई जाती हैं उसको हम सबसे सूटेबल एंटासिड कहते हैं। एक सिंगल एंटासिड ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं दे पाता है, इसीलिए आजकल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड का भी यूज़ किया गया है, जिसमें दो कंपाउंड को मिला के भी हम एंटासिड बनाते हैं, ताकि जैसे कोई एक है वो कॉन्स्टिपेशन कर रहा है तो दूसरा जो है वो लेग्जेटिव एक्शन दे दे। इस तरह से हम लोग कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सोडियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, इस तरह से मिलाकर भी हम कई सारे आजकल कॉम्बिनेशन एंटासिड को बना रहे हैं, जो कि सिंगल एंटासिड से ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं ये मोस्टली उन एंटासिड में मिल रही हैं। टाइप्स ऑफ एंटासिड की बात कर लेते हैं। तो सोडियम कंटेनिंग एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये 4 भागों में एंटासिड को बांटा गया है। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे ये सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको खाली इतना जानना था कि क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कितने टाइप के होते हैं एंटासिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।